करते हैं नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका स्वागत है। आप चलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड चलेंगे और क्लियर करते हैं। इसी तरह आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में चलेंगे और जहां तक हो सकता है सारे ग्रह को खत्म करेंगे, इसी वीडियो में खत्म करेंगे और जल्द खत्म करेंगे। तो सुनते चलिएगा, आपको याद करवाने का गारंटी मेरा है, ये वादा है। तो ब्रह्मांड की अगर बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो आप पढ़ कहाँ रहे हैं? नरेंद्र अकाडमी पे। तो चलिए, संपूर्ण अंतरिक्ष, जो संपूर्ण स्पेस जो है और उसमें स्थित सभी प्रकार के द्रव और ऊर्जा के समूह के रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। समझ में आया? मतलब कि अगर देखा जाए ज्योग्राफिकल रूप से, तो ब्रह्मांड जो है एक तरह से संपूर्ण जितने भी अंतरिक्ष हैं, अंतरिक्ष में सभी चीजें जो अवस्थित है, द्रव के रूप में हो या एनर्जी के रूप में हो, जो कि सामूहिक रूप से हो, ग्रुप में हो, उसे ही तो ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे मानव जाति एक समूह है, एक यूनिवर्स है, ऐसे बोल सकते हैं। और आप भी एनर्जी यूनिवर्स से ही लेते हैं। चलिए और भी जानकारी लेते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि शामिल हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत सूर्य हो, चंद्रमा हो या ग्रह हो, या छोटे मोटे उल्का पिंड हो, आकाशीय पिंड हो या सौर परिवार हो, ये सब है हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं और इसी को हम ब्रह्मांड का अध्ययन भी कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत हम कई रूपों में देखे हैं, कई पॉइंट में हम नोटिस किए हैं। जिसमें पहला पॉइंट आप देखिए, गैसीय परिकल्पना, जिसे कांट ने दिया है। तो गैसीय प्रकल्पना जो है, जिसे हम कांट द्वारा दिया गया है, यह सिद्धांत जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, जो कि कांट ने बताया है। अब देखिए, निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना जो है, हाइपोथेसिस बोलते हैं ऐसे परिकल्पना को, कल्पना कर ही रहे तो तो निहारिका परिकल्पना जो है वो दिया था, देने वाले वैज्ञानिक हैं लाप, या देखिएगा लाप्लास, लाप्लास जी हैं। और लाप्लास जी जो हैं, यह बताए कि एक घूर्णनशील निहारिका के संकुचन से, मतलब सिकुड़ने, संकुचन से, संकुचन से मध्य में सूर्य तथा चारों ओर ग्रह की रचना हुई है। मतलब निहारिका परिकल्पना के कारण ही, उसके संकुचन के कारण ही, संकीर्ण नैरो जगह के कारण ही सूर्य और चारों ग्रहों, मतलब चारों ओर जो ग्रह है उसकी रचना हुई है। समझ गए? अब देखिए तीसरे पॉइंट में देखेंगे, ग्रह अणु परिकल्पना, या प्लानेट सीमाल, सीमल बोलते हैं, प्लांटे सीमल बोलते हैं। तो प्लानेट सिमला या शिमल बोलिए, याद करने के लिए हाइपोथेसिस बोल दीजिए। इसको बोलने वाले, इसको बताने वाले मोल्टन है, और एक है चैमरलिन है। तो चैमरलिन एवं मोल्टन ने मिलकर बताया है ग्रह अणु परिकल्पना। इसमें क्या है कि निहारिका के ठंडा होने पर छोटे छोटे कण, जिसे ग्रह अणु कहते हैं, ग्रह अणु बन जाते हैं, छोटे छोटे कण बने, जो आपस में टकराकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। इसी को ग्रह नुमा परिकल्पना कहते हैं। ग्रह अणु परिकल्पना आप बोल सकते हैं। अब चौथे पॉइंट में देखिए, चौथा पॉइंट क्या है कि द्वैतारक, द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है, वाइनरी स्टार आप जो बोल सकते हैं, या हाइपोथेसिस बोलिए, रसेल जी ने दिया है, याद रखना है। ये जो दिए हैं, ये द्वैत तारक जो परिकल्पना है वो है क्या? तो एक तारा दूसरे के पास से गुजरते समय पदार्थ का कुछ भाग खींच लेता है, जिसे या जिससे ग्रहों का निर्माण होता है, उसी को हम द्वैत तारक परिकल्पना बोलते हैं। सुपरनोवा की बात करते हैं, सुपरनोवा परिकल्पना की बात करते हैं, हाइपोथेसिस की बात करते हैं। इसको देने वाले या बताने वाले व्यक्ति, जिनका नाम है होयल और लिटा लिटन, लिटा लिटन और होयल, ये सुपरनोवा परिकल्पना की बात करते हैं। किसी विशाल तारे के विस्फोट, मतलब सुपरनोवा से निकलने वाले पदार्थ अंतरिक्ष में फैलकर ग्रहों का निर्माण करते हैं, उसी को सुपरनोवा परिकल्पना बोलते हैं। अब चलते हैं सिक्स प्रश्न। सिक्स प्रश्न है निहारिका मेघ परिकल्पना।
मेघ मतलब कोल्ड, बादल ऐसे बोलिए। तो देने वाले वो हैं, कौन है भाई? तो वॉन वाई या वॉन वाइज सेकर, क्या बताएंगे? शेकर, वॉन वाइज सेकर। ये अंतरिक्ष में विशाल गैसीय मेघ मतलब निहारिका कि गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन होकर सौरमंडल का निर्माण करता है। मतलब निहारिका मेघ परिकल्पना जो है ये सौरमंडल का ही निर्माण कर देता है भाई। अब गैसीय मेघ है ना, मेघ क्या है? गैस है, याद रखिए। अब संकुचित हो जाता है, सिकुड़न हो जाता है, आप ये भी बोल सकते हैं, संकीर्ण नैरो जैसे बोल सकते हैं। सातवां प्रश्न, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसे बोलते हैं। यह सिद्धांत जो है दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत कहलाता है, जिसका प्रतिपादक बताया गया है गोल्ड और हरमन बॉन्डी को। याद क्या? निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले महाविस्फोट सिद्धांत में गोल्ड और हरमन बॉन्डी है। एक संकुचन विमोचन का सिद्धांत दिया, मतलब संकुचन मतलब नैरो वाला क्षेत्र में या संकुचित होकर सिकुड़कर, उसको देने वाले जो है महाविस्फोट जो सिद्धांत होता है जो दबकर प्रेशराइज होकर करता है, उसका प्रतिपादक है डॉक्टर एलन सैंडेज। क्या है? सैंडेज। क्लियर हो गया? अब सुनिए, आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांडों को दो भागों में बांटा गया है, एक एटमॉस्फेयर के रूप में, एक स्पेस के रूप में, मतलब वायुमंडलीय में और अंतरिक्ष के रूप में बांटा गया है। अब वायुमंडलीय में बांटा गया है तो हम चलेंगे, जानते हैं आगे, समझते हैं, पॉइंट में समझते हैं, ज्यादा बेहतर है। अब चलिए, ब्रह्मांड का जो पॉइंट है, दो भाग में जो बांटा गया है, वायुमंडल और आपका अंतरिक्ष के रूप में, ठीक है। अब इसमें हम ब्रह्मांड के और भी पॉइंट जो बन सकते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर थे, आपका अंतरिक्ष है, इस सब दोनों के बारे में थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि आकाशगंगा की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड में लगभग 1 खरब आकाशगंगाएं हैं। मतलब 1 खरब मतलब 10⁻11 कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, तो 1 खरब के बराबर होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय कहने का मतलब है कि विस्तार, कोई केंद्र नहीं, इसका कोई सेंटर नहीं है, ठीक है। ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 20 अरब प्रकाश वर्ष है या होता है, और इसका कोई केंद्र नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, इसका कोई सेंटर नहीं होता है ब्रह्मांड का। इसका विस्तार लगभग 20 अरब प्रकाश वर्ष है, मतलब कि 2 गुने 10⁻26 मीटर बता दीजिए लगभग विस्तार है। समझ गए? 2 अरब है, समझ रहे हैं? इसका प्रक्षेपण काट कभी नहीं मिलेगा आपको, बहुत बड़ा विस्तार है प्रक्षेपण इसका काट। चलिए, तीसरा पॉइंट है केपलर के नियमानुसार बोलिए या केपलर के अनुसार बोलिए, प्रत्येक ग्रह जो है या प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्त काल का वर्ग जो होता है, टाइम पीरियड जिसे बोलते हैं, अर्ध दीर्घ अक्षीय होता है। क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस होता है। और भी कैसे? तो सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? घन के समानुपाती होता है। जैसे सूत्र देख लीजिए, टी स्क्वायर अल्फा इंडिकेट कर दीजिए, ए क्यू कर दीजिए, या गुना भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर गुने ए क्यू, ऐसे याद कर लीजिए। ऐसे ये अल्फा का इंडिकेशन है। टी बराबर होता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ए का मतलब होता है अर्ध सेमी या अर्ध दीर्घ अक्ष कहते हैं, जिसे सेमी मेजर एक्सेस बोलते हैं। यही सूत्र है और ये केपलर के अनुसार है। केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घ वृत्ताकार है, मतलब बड़ा है। दीर्घ मतलब बड़ा और वृत्तीय है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रह हमारा पृथ्वी को ले लीजिए, ये सूर्य है, तो इसका दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट है, याद रखिएगा। अब सुनिए, केपलर के नियमानुसार 3 बताए गए हैं। पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा जो है दीर्घ वृत्ताकार होती है और सूर्य जो है उसके एक फोकस पर स्थित होता है। तो सूर्य जो है उसके एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा नियम क्या है कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्र फल तय करती है।
तो समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा नियम क्या है कि ग्रह के आवर्तकाल टी वर्ग का उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब कि ए मतलब सेमी मेजर एक्सेस के घन के समानुपाती होता है। समझ गए? यही बताया जाता है। ये समानुपाती का चिन्ह है और डबल चिन्ह जो आ गया ये मतलब समानुपाती का चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये अनुपात का चिन्ह है, रेशियो का चिन्ह है। ठीक है, आगे चलेंगे, चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को, जहां से तारे और ऊर्जा निकलते हैं, उसी होल को व्हाइट होल कहते हैं। ये होल है, यहां से तारे और ऊर्जा बाहर निकल रहे हैं मतलब स्टार, तो समझ जाइए इसी को व्हाइट होल कहते हैं। व्हाइट होल क्या है? यह ब्लैक होल का परिकल्पित विपरीत रूप है। मतलब ब्लैक होल जो होता है उसका विपरीत है, अपोजिट है। इससे पदार्थ, ऊर्जा और प्रकाश बाहर निकलता है। ब्लैक होल में अंदर की ओर ग्रहित मतलब अंदर की ओर जाते रहिए, अंधेरा एकदम रहेगा, और इसमें बाहर की ओर निकलेगा। अब तक इसकी कोई प्रत्यक्ष खोज नहीं हुई है व्हाइट होल का। यह केवल सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में बताया गया है, थ्योरी के रूप में बताया गया है। याद रखिए। क्लियर हो गए? ये तो हो गए। अब सुनिए कि आकाशीय पिंड के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तारे, धूल, गैसें, ये सबसे मिलकर बनता है। तो आकाशीय पिंड जो पढ़ रहे हैं जिसमें आकाशगंगा, या उसे आप मंदाकिनी बोल सकते हैं या गैलेक्सी बोल सकते हैं। आकाशगंगा का पॉइंट देखें तो यह तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें तारे तो होते ही हैं, धूल और गैस भी होते हैं। अंतरिक्ष जो होता है, ब्रह्मांड जो होता है, यूनिवर्स में 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 1 लाख मिलियन, ये बोलिए 1 लाख मिलियन आकाशगंगाएं हैं, तभी जाके बनते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन तारे भी हैं, याद रखना है, तारे से ही मिलकर बना है। आज सुनिए, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैस भी पाए जाते हैं, ये हम जानते हैं। पृथ्वी जो है एरावत पथ, मिल्की वे जिसे बोलते हैं, नामक आकाशगंगा का एक भाग बताया गया है। समझ गए? एरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा क्या है? लाखों करोड़ों तारे, गैसें, धूल और अन्य द्रवों का विशाल समूह जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधा रहता है, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। क्लियर हो गए? अब सुनिए पॉइंट नंबर 2, सुनिए। अन्य आकाशगंगा की बात करते हैं, एक ही आकाशगंगा नहीं है। बृहत मेघ की बात करते हैं। बृहत मैगेलेनिक मेघ जो होता है, लार्ज मैगेलेनिक कोल्ड जिसे बोलते हैं, यह हमारी मंदाकिनी का उपग्रह है, सैटेलाइट है। मंदाकिनी का, आकाशगंगा का। लघु मैगेलेनिक मेघ जो होते हैं, स्मॉल जिसे बोलते हैं, यह मंदाकिनी का उपग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, उपग्रह है। ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट हो गया मंदाकिनी का ही, और ये भी मंदाकिनी का ही उपग्रह है, लेकिन स्मॉल है। अब देखिए उर्सा माइनर सिस्टम है ना, उर्सा का नाम सुने थे? उर्सा माइनर सिस्टम जो है यह ध्रुव तारा समूह भी कहते हैं। ध्रुवों के तारा का समूह को कहते हैं, जो कि मिलकर बनता है। अब है स्कल्टर सिस्टम, पटर बोलते हैं, स्कल्टर ऐसे ही बोला जाता है, स्कल्टर बोलिए ज्यादा अच्छा है। सिस्टम जो है ये बौनी आकाशगंगा होती है, या देखिए ड्रॉप होती है। अब देखिए ड्रेंको सिस्टम या ड्रेको सिस्टम भी बोल सकते हैं। ड्रेको तारामंडल जो है, ड्रेको तारामंडल में स्थित होता है, इसलिए इसे ड्रेको सिस्टम बोलते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इस विशाल ब्रह्मांड में
विभिन्न द्रवों के एक साथ शकेंद्रक के फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करता है। ठीक है, मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करता है। धूल एवं गैसों के बादल को कहते हैं। शकेंद्रन जो कि केंद्र का ही हिस्सा होता है। तारों का निर्माण याद रखिएगा, ये बन रहा है धूल और कण से कैसे बन रहा है, आगे तो शकेंद्रन के रूप में केंद्र से जो निकल के फैल रहा है, फिर तारों का निर्माण हो रहा है, फिर तारों का समूह बनेगा, फिर जाके आकाशगंगा का निर्माण। समझ गए? चलिए और सुन लीजिए, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं कि सर्पिलाकार, अंडाकार और अनियमित। अनियमित मतलब कोई इसकी सीमा नहीं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पृथ्वी, सूरज, सौरमंडल के सभी ग्रह एरावत पथ मिल्की वे कहलाता है, नमक आकाशगंगा का भाग है। अब आकाशगंगा का आकार जो है, गैलेक्सी का जो आकार है विभिन्न होता है, सर्पिलाकार होता है, अंडाकार होता है और अनियमित होता है, इरेगुलर। रेगुलर है ही नहीं। हमारी आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख मिलियन प्रकाश वर्ष बोलिए या 1 लाख प्रकाश वर्ष बोलिए। ठीक है, थोड़े से सर्दी होने के कारण आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए आप स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा। निहारिका की बात करेंगे। नेबू लिया बोलिए, नेबुला बोल दीजिए। निहारिका यह एक जो है अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रकाश लाइट होते हैं, जो गैस और धूल कणों से मिलकर ही बना है। निहारिका जो कि आकाश पिंड का हिस्सा ही माना जाता है। ओरियन निहारिका और एरावत पथ मिल्की वे में स्थित होता है। मतलब ओरियन जो निहारिका है वो हमारा मिल्की वे में स्थित होता है, याद रखिएगा, जो कि आकाश पिंड का जो है हिस्सा है। अब जो निहारिका है गैस, धूलकण और चमकीले तारे से मिलकर ही बने हैं, जिसे ओरियन निहारिका हम बोलते हैं। निहारिकाएं ताराओं या तारों के निर्माणों का स्थल मानी जाती है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, तारामंडल। तारामंडल को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन भी बोलिए। इसके प्रमुख तारामंडल हैं, ओरियन आते हैं, उर्सा मेजर, शाइगर नस बोलिएगा, शाइगर नस बोलते हैं, और स्कार्पस बोलिएगा। ठीक है, अब सुनिए, ये तारों के समूह होते हैं तारामंडल। प्राचीन काल में इनकी विशिष्ट आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया था आकृति के हिसाब से। आधुनिक समय में ये 89 तारामंडलों की पहचान की गई है, जो कि अभी बताया गया है 89। इनमें जो है हाइड्रा सबसे बड़ा होता है। हाइड्रा याद रखिएगा, हाइड्रा जो है तारामंडल जो है सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा ही होगा, याद रखना है। आगे चलेंगे तो देखिए, क्वार क्वास रस बोलेंगे, क्वास रस। ये क्या होते हैं बताते हैं, रेडियो सोर्स हैं एक तरह से, जिसमें ऊर्जा जेट होते हैं, अभिवृद्धि चक्र होता है, और क्वाशर का केंद्र है अत्यधिक, जहां यहाँ पे ऊर्जा स्रोत है जहां पे। तो ये जो है आकाशीय पिंड हैं, जो आकार में आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी से छोटा है, परंतु उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है ये क्वासर, याद रखिएगा, या क्वास रश बोलिएगा। ठीक है, ये भी रेडियो सोर्स से इसे कहा गया है। इस प्रकार के अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंडों की खोज 1962 में की गई थी, 1962 में की गई थी। 1983 में एक ऐसे क्वाशर की खोज की गई जिसका चमकीलापन सूर्य के से मतलब सूर्य से 1.1 गुने 10 पे पावर 15 गुना अधिक बताएगा, मतलब अधिक बताया गया। क्या देखिएगा, तुलनात्मक बातें अगर किया जाए तो आकार में आकाशगंगा बहुत बड़ा है, क्वाशर जो है आकाशगंगा से मतलब आकार में छोटा है। और ऊर्जा उत्सर्जन की बात करें तो क्वाशर की ऊर्जा आकाशगंगा से अधिक है, तो इसका ऊर्जा में अधिक है आकाशगंगा से, इसका आकार में छोटा है। चलिए अब देखिए, तारे की बात करेंगे, स्टार की बात करेंगे। आकाशगंगा में गैस
के बादल होते हैं एवं तारों का निर्माण इन बादलों से होता है। ये तो बात सत्य है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, स्टार से होता ही है। सूर्य भी एक तारा ही है, हम जानते हैं और जानते रहेंगे। अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्मों में पाए जाते हैं, मतलब ग्रुप में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, जिन्हें हम युग्म तारा या बाइनरी स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। तारों का निर्माण कैसे होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। गैस एवं धूल का बादल, गुरुत्वाकर्षण, ये सब तो हम जानते हैं। युग्म तारा क्या होता है? दो तारे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के कारण एक समान केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसे ही युग्म तारा कहा जाता है, जोड़ी कहा जाता है। अब थोड़ी सैटेलाइट के बारे में समझ लेते हैं, उपग्रह के बारे में समझ लेते हैं। ये छोटे आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता। किसका? उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये तारों के प्रकाश को ग्रहण करता है। सही बात, देखा जाए तो ग्रह तो अपना प्रकाश कहाँ होता है? तारों से ही लेते हैं। जैसे सूर्य से हम पृथ्वी पर आता है, ग्रह है हमारा, ग्रह हो या उपग्रह, प्रकाश अपना नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह जो है हमारा चंद्रमा है, मून है। उपग्रह की विशेषता थोड़ा जान लीजिए। यह आकार में छोटा होता है, किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये जो है ग्रह के चारों ओर निश्चित पथ ऑर्बिट में परिक्रमण करते हैं, ये आप जानते हैं। पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। मंगल के उपग्रह जो है फोबोस और डोमोस हैं। और पृथ्वी के उपग्रह जो है आयोस, यूरोपा, या देखिए यूरोपा, आयो और गैनीमीड और कैलिस्टो आदि जो है उपग्रह हैं। किसके? हमारे बृहस्पति के, जुपिटर के। चलिए मंगल की बात करते हैं। मंगल ग्रह से हम शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रह में पहला ग्रह हम शुरू करते हैं मंगल को ही। बुध और शुक्र लगता है छूट गया है, लेकिन हम चलिए आगे देखते हैं, नीचे होगा। मंगल की बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं। तो यहाँ अनेक ज्वालामुखी और गहरे गड्ढे तथा उबड़ खाबड़ ऊंचे भूभाग मिलेंगे आपको। ठीक है, याद रखिए, क्रेटर जिसे बोलते हैं गड्ढे को। ज्वालामुखी भी आपको मिलेगा। सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपको मंगल पे निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। सोचिए, मंगल का जो मार्स का है 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस होते हैं। मंगल की परिक्रमा जो कक्ष है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट में जाने वाला प्रथम देश कौन है? हमारा भारत है। मार्स पे जाने वाला हमारा भारत ही तो है। मंगल के उपग्रह तो हम समझ गए 2 हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम देश हमारा भारत है, ये हम समझ गए। अब चलिए थोड़ा जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं। जुपिटर क्या है? ये हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे। जुपिटर की बात कर रहे हैं तो जिसे हम बृहस्पति बोलते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह माना जाता है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। किसमें? आपको जुपिटर में, याद रखिएगा। क्या क्या? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। और याद रखिए, पृथ्वी का ग्रह जो है, मतलब पृथ्वी बोल रहा हूँ, बृहस्पति का जो ग्रह है वो 67 उपग्रह बनाए गए हैं। 67 अभी है, लेकिन और बढ़ गए हैं, अब ज्यादा हो गए हैं। लेकिन ये एनसीईआरटी के तहत अभी 67 है। यह पृथ्वी से 11 गुना जो है भारी है। इस ग्रह का एक विशाल गड्ढा है, जिसमें से आग की लपेटें निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बे जैसा दिखाई देता है। तो देखिए, विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है, आग के लपेटे जैसा दिखाई देते रहता है जुपिटर, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा और भारी ग्रह तो माना जाता है, इसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन पाया जाता है गैस बृहस्पति में। 67 उपग्रह तो ये एनसीईआरटी है, लेकिन अभी वर्तमान में 101 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो चुका है। याद रखिए, उपग्रह का, जिसे चंद्रमा बोलते हैं, पृथ्वी से 11 गुना भारी है। और इसका अक्ष जो है 1 डिग्री झुका होता है। किसका? जुपिटर का, याद रखेंगे। और जो गैनीमीड है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, पृथ्वी का प्रमुख उपग्रह है। कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, ये सब जो है, याद रखिएगा। चलिए शनि की बात करते हैं, सटर्न की बात करते हैं। सटर्न की बात करते हैं तो सुनिए। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के 46 उपग्रह हैं। देखिए बता देते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा। एनसीईआरटी के तहत 46 उपग्रह बताए गए हैं और 67 जो है जुपिटर के बताए गए हैं।
सैटर्न के 46, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत सारे उपग्रह जो है मिल रहे हैं जुपिटर के, जो बताए थे 101, वो आधिकारिक रूप से बताया गया है। ये गूगल पे आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, और गूगल पे सर्च करिएगा शनि के बारे में भी, तो ये 292 बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं बता सकते कि ये इसका कितना कंफर्म है। लेकिन बस इतना देखिए कि अभी विकिपीडिया के अनुसार हम देखते हैं तो 292 आधिकारिक प्राकृतिक उपग्रह है ये, और ये जो है नए छोटे के अनुसार बांटा गया है। ऐसे हमारा टाइटन जो है हमारा सबसे बड़ा है आकार में, याद रखेंगे बुध जैसा आकार है ये, मुझसे भी बड़ा माना गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा अपडेट आप देखते रहिएगा क्योंकि बदलते रहता है उपग्रह। ठीक है, कितने हैं अभी? तो 46 तो एनसीईआरटी कहता है, लेकिन अभी बढ़ गया है 100, जो है 292 हो गए, मतलब 300 के लगभग माना जाता है। टाइटन जो है नामक उपग्रह सबसे बड़ा है, और इसमें जो है नाइट्रोजन युक्त जो है वायुमंडल पाया जाता है, याद रखिएगा। शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय मतलब रिंग पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या जो होती है 10 होती है, जो रिंग के पीछे होता है। गैसीय ग्रह होते हैं, वलय घूमता है, इसमें 10 वलय होते हैं, याद रखेंगे। इस ग्रह का घनत्व जो है 0.68 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। ठीक है, और यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, इसलिए इसमें रिंग होते हैं, कम घनत्व है इसमें आपको मिलेगा। शनि के ग्रह के रिंग की बात करें तो वाहतम वलय वलय के रूप में ए है, बाह्यतम है, बाह्यतम मध्यम है, आंतरिक है, आंतरिक वलय है, आंतरिक मध्यम वलय है, सबसे अंदर वाला वलय ई रिंग, ऐसे बांटे गए हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अरुण की, बात करते हैं। हम जहां तहां का उपग्रह उठाए हैं, जिससे कि आप पढ़े होंगे मेरा पुराना वीडियो, तो आपको ये सब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अरुण की बात करेंगे तो अरुण को यूरेनस बोलते हैं। अरुण सूर्य से 7वें दूरस्थ ग्रह है, 7वें नंबर एक तरह से कहिए, इसमें भी रिंग होते हैं, याद रखेंगे। इस ग्रह की खोज जो है 1781 में किया गया था, 1781 में किया गया था, विलियम हर्सल ने की थी, याद रखेगा। शनि भी सॉरी शनि भी या शनि की भांति कहिए, इस ग्रह के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। तो शनि की भांति भी इस ग्रह के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन प्रमुख वलय पाए जाते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा ये सब तो पाए जाते ही हैं रिंग के रूप में। एप्सिलॉन एप्सिलॉन भी पाए जाते हैं। इस ग्रह के जो है 27 उपग्रह बताए गए हैं और 11 धुंधले वलय रिंग बताए गए हैं। याद किया, 10 तो हमारा शनि में भी है। यह जो है कौन, यूरेनस, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। जबकि अन्य ग्रह जो है शुक्र को छोड़कर यूरेनस और शुक्र को छोड़कर, याद रखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गए, आगे चलेंगे। अल्फा वलय, बीटा वलय, गामा वलय, ये अरुण का, यूरेनस का है। अब वरुण की बात करते हैं, नेपच्यून की बात करते हैं। नेपच्यून की बात करें, वरुण ग्रह की बात करें तो यह सूर्य का 8वां दूरस्थ होता है, अंतिम। इस ग्रह का खोज जो है 1846 में किया गया था, गैले ने किया था, जॉन गैले ने किया था। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, किसमें, वरुण नेपच्यून में, याद रखेंगे। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाए जाते हैं, किसमें, नेपच्यून में, वरुण में। और मीथेन के कारण ही इसका जो नेपच्यून का जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो हरे रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह का भी देखा जाए तो 13 उपग्रह बताए गए हैं नेपच्यून का। क्लियर जो है, एनसीईआरटी तहत 13 ही है, और भी बातें बाद में करेंगे। आगे सुन लीजिए, बात कर लेते हैं। ये सब थोड़ा सा देखिए चेंज होते रहता है, सैटेलाइट तो बढ़ता घटता भी है, तो आप ये थोड़ा सा नेट पे देख लीजिएगा। ऐसे हम जितना अभी तत्काल तो बता दिए। वरुण ग्रह जो है नीले हरे रंग का दिखाई देता है। यह तेज चक्रवात पाए जाते हैं। यह सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है क्योंकि सबसे दूर है, 8वें नंबर पे आता है। सूर्य के एक परिक्रमा करने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष में पूरा करता है, मतलब ईयर्स लग जाते हैं, 165 लग जाते हैं। चलिए अब देखिए इस सौरमंडल के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इसी तरह हम कंटिन्यू चलेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर के रूप में हम क्लियर करते हैं। तो सुनिए, सबसे भारी ग्रह हमारा जुपिटर है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह हमारा मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है डिमोस है। सौरमंडल की में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर है। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है हमारा, याद रखिएगा।
अब और भी तथ्य देख सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये हमारे आंतरिक हैं। और बाह्य में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी हैं, याद रखिएगा। चलिए, ऐसे आप याद सकते हैं ग्रह में, ठीक है? बुध, शुक्र, फिर बृहस्पति, मतलब सूर्य से दूरी के आधार पर अगर पूछेगा तब। देखिए यहाँ पे पूछता क्या है बता देते हैं। सूर्य से दूर स्थिति से पूछता जाता है, तो पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, तब बृहस्पति आएगा। मतलब पृथ्वी आएगा, पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पे आएगा, फिर मंगल चौथे नंबर पे आएगा, बुध देता है जुपिटर तो 5वें नंबर पे ऐसे बढ़िया सूर्य के हिसाब से, ठीक है? सबसे अंत में 8वें नंबर पे अरुण। और अगर सूर्य के नजदीक के हिसाब से पूछेगा तो सबसे नजदीक तो हमारा बुध है ना? तो पीछे से चल जाइएगा अरुण के हिसाब से, वरुण के हिसाब से चलिएगा नेपच्यून, फिर ये है ना? तो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा एकदम भारी ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए सौरमंडल से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य जो है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह जो है मरकरी है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है ना? तो ऑगस्टा जिसे बोलते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो हमारा जुपिटर है, लेकिन अभी तत्काल में शनि हमारा आगे हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है? 292 दिखाया गया है शनि को। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको ऑप्शन में कि करंट में, क्योंकि अभी जुपिटर जुपिटर के जगह पे शनि कर दिया गया, लेकिन अभी भी ऑफिशियल जुपिटर को ही माना गया, तो ध्यान रखना होगा आपको। नीला ग्रह जो है हमारा पृथ्वी है, और लाल ग्रह जो है मंगल है, और भोर का तारा कहिए शुक्र है, याद रखेंगे। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही परिक्रमा करता है, ये आप जानते हैं। आप देखिए सवाल इसमें क्लियर दीजिए आप अपना कि दिस प्रैक्टिस सेट है। अभी बुध शुक्र हम ये नहीं पढ़ाए, आपको बाद में पढ़ा देंगे, नहीं तो हम उसे क्लियर भी कर देंगे आपको। सौर मंडल और ब्रह्मांड की हम बात करेंगे तो 20 प्रैक्टिस सेट प्रश्न जो अभी तक पढ़े हम लोग। ब्रह्मांड में लगभग कितने आकाशगंगाएं पाई जाती है? तो हम बताएंगे 1 खरब पाया जाता है, मतलब 10 पे पावर 11 पाया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि बिग बैंग थ्योरी जिसे महाविस्फोट सिद्धांत के अंतर्गत जो है निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बता दीजिए, ये हम जानना चाहते हैं। और आप जानते हैं गोल्ड और हरमैन बॉन्डी कहलाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है? तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बता दीजिए। तो हम जानते हैं जुपिटर, बृहस्पति। आगे चलेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है तारों के निर्माण मुख्यतः किस गैस के बादलों से होता है, बताइए। हम बता देंगे हाइड्रोजन एवं हीलियम से होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम से होंगे तारों का निर्माण। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नई अकाडमी शिक्षा मंत्र करके है, सब्सक्राइब कर सकते हैं नई अकाडमी शिक्षा मंत्र को ही। नई अकाडमी शिक्षा मंत्र टेलीग्राम ज्वाइन करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप याद रखें। चलिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड किन 2 ग्रहों की ऑर्बिट या कक्षाओं के बीच पाया जाता है, बता दीजिए। तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, ये आप भी जानते हैं। चलिए 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए। किस एकमात्र क्षुद्र मतलब ग्रह जो होता है एस्टेरॉइड को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बताइए। उसे किसे देखा जाता है? फोर वेस्टाल फोर वेस्टाल को देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न है रक्तदान तारा, रक्त दानव तारा, रेड कैंट, रक्त दानव तारा के केंद्र में हीलियम और कार्बन के भारी पदार्थों में बदलने के बाद होने वाले तीव्र विस्फोट को क्या कहते हैं, बता दीजिए। तो उसे सुपरनोवा कहा जाता है। चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बता देंगे तो हम अच्छा लगेगा। 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है नाभिकीय संलयन, सूर्य से हम लोग का बनता है, जिसमें हाइड्रोजन बम बनाते हैं। 9वें प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बता दीजिए। 8 मिनट 16.6 सेकंड भी लगता है, या 8 मिनट बता सकते हैं, याद रखिएगा। आगे आगे की बात करेंगे कि सूर्य की सबसे ऊपरी और बाहरी परत को क्या कहा जाता है, बता दीजिए। तो कोरोना कहते हैं, प्रभा मंडल कहा जाता है। अंदर देखिए कोरोना कोर आगे होगा, फिर रेडियो रेडी रेडियो
एक्टिव होता है ना, एक्टिव ज़ोन होता है, कनेक्टिविटी ज़ोन होता है, फोटोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है, क्रोनाम शुरू में होगा। चलिए 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो हम जानते हैं बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना? चलिए आगे चलेंगे। किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो हमारे शुक्र को ही तो कहा जाता है। चलिए 13वें प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है हमारा मून है, ये आप जानते हैं, है ना? बगल में पिक्चर दिया हुआ है। 14 प्रश्न की बात करें। 14 प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण किस ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है? बता दीजिए। तो हमको मंगल को कहा जाता है, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं जुपिटर का है, गैनीमेड है ना? याद रखिएगा। और 16वां प्रश्न है कि वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण कौन सा गैस जो है हरे रंग का दिखाई देता है? तो अरुण और वरुण दोनों की बात करते हैं, याद रखिएगा। जिसमें हम बताएंगे कि वरुण अगर है ऑप्शन में तो वो आगे नेपच्यून वरुण ही होगा, हरा इसी कारण दिखता है। वैसे अरुण ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन अगर वरुण है तो अरुण को नहीं, दोनों में दिखता है कलर, याद रखिएगा। 17वें प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है, सौरमंडल की किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम होता है 0.68 ग्राम घन सेमी? तो हम जानते हैं शनि का है, सबसे कम होता है, डेंसिटी याद रखिएगा। 18वें प्रश्न की बात करेंगे, सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त दिखाई देने वाले काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? बता दीजिए। तो हम उसे फ्रॉनहोफर हॉफर या हाफर रेखाएं कहते हैं या लाइन कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना? आगे चलेंगे, 19वां प्रश्न की बात करेंगे। 19वां प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे डिमोस हमारा है, जो कि मंगल का है, याद रखिएगा। और चलिए 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय सबसे तेज गति, फास्टर ऑर्बिट से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो हमारा नजदीक है बुध है, तो बुध ही होगा ना, याद रखिएगा। 88 एच। तो चलिए इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करें, बहुत बढ़िया नियमित अभ्यास से ही सफलता मिलती है। नलिन गांधी शिक्षा मंत्र के साथ जुड़े और आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य आपके हाथों में है और आप हैं तभी हम हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।